नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल में। तो एचपी पटवारी की नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुकी है विद 530 वैकेंसीज। टोटल 530 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है एचपी आरसीए के द्वारा। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है इसमें हम पूरी नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं और क्या हमारा एक्सपेक्टेड सिलेबस होने वाला है जिसकी हमने तैयारी करनी है। तो इस बार अगर हम बात करें एक बार नोटिफिकेशन की, तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन एक डाइसी सी है कि जो सिलेबस है ना उसको डिफाइन नहीं किया गया। मतलब बड़ा डाइसी सा सिलेबस रख दिया कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा 85 मार्क्स का। बताया नहीं गया है अभी तक कि क्या आएगा, लेकिन हाँ एक हिंट दे दिया कि 10+2 का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो पूरा एक बार पूरा डिस्कस करेंगे। एचपी पटवारी की नोटिफिकेशन का वेट पिछले 4 साल से सभी स्टूडेंट कर रहे थे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एज के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है हमें, तो वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। और कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है वो भी पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स कि फॉर्म आप कब से लेके कब तक भर सकते हो। ठीक है, 12 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग जो है वो हमारी शुरू हो जाएगी और फॉर्म जो है ये आप 16 जनवरी तक भर सकते हो, यानी कि 35 डेज का हमारे पास टाइम रहेगा। ठीक है, 35 दिन की विंडो है ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो वो इन फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने एचपी पटवारी का फॉर्म भरना है तो आने वाले 5-6 दिन में आप भर लेना इसको, यानी कि 15-16 तारीख तक आप इसको भर लेना। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि फिर सर्वर डाउन रहता है, कई बार साइट नहीं चलती है, तो वो फिर आपका डिले होता रहेगा और मिस हो जाएगा। आराम से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती आपने नहीं करनी है। आपका नाम, आपके फादर का नाम, इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, वो सारी आपने ध्यान से भरनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से भरना है ताकि फॉर्म भरते हुए कोई भी आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं आए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपने जाना है HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यानी कि hprca.hp.gov.in। तो इस वेबसाइट के थ्रू ही फॉर्म को भरा जाएगा और कोई भी इसमें मोड नहीं है आपका जो नोटिफिकेशन है उसको फिल करने का, अप्लाई करने का। ठीक है, तो टोटल 530 वैकेंसीज। ठीक है, 12 दिसंबर से जो हमारी नोटिफिकेशन है उसके लिए फॉर्म जो है ये फिल होने शुरू हो जाएंगे। 16 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये पहली जो लाइन थी, आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एज की, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो पहले ही एज का जो विंडो है ये बहुत ज़्यादा था, 18 से 45 साल। लेकिन इसमें एक चीज़ मेंशन की गई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि भाई जो स्पेशल ऑर्डर था गवर्नमेंट का, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन था। ठीक है ना, द अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, persons with disabilities categories who are domiciles of Himachal Pradesh, for the employees of Himachal Pradesh government and ex-servicemen of Himachal Pradesh shall be relaxed up to 5 years। यानी कि अगर मैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यू कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर छोड़ देता हूं तो मेरे पास 18 से 50 तक की एज लिमिट रहेगी, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो, चाहे आप यहाँ पे एससी या फिर ट्राइब से आप बिलोंग करते हो। तो 18 से 50 हमारे पास रहने वाली है। तो एज लिमिट भी काफ़ी अच्छी खासी बनाई गई है। इसके अलावा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसके ऊपर बात करी जा रही थी, काफ़ी बात करी जा रही थी कि इस बार ग्रेजुएशन कर देंगे, है ना, डिप्लोमा मांगेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी इसकी क्वालिफिकेशन 10+2 थी और आज भी इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 ही है, ये चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ये भी अभी भी 10+2 ही रखी गई है। हाँ, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करी गई है कि हमें कहा गया है कि आपका नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप हिमाचल से हो तो हिमाचली आपको आनी चाहिए, हिमाचल के कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता ही होगा, है ना। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज होना भी जरूरी है, कि भी होनी चाहिए। लेकिन ये जो है ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जैसे मान लो कि मैंने 10+2 करी है, मैंने कोई डिप्लोमा नहीं करा है, मैंने कोई डिप्लोमा नहीं करा, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एलिजिबल नहीं हूं। एलिजिबल मैं हूं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो जरूरी है क्वालिफिकेशन वो 10+2 ही है, वो 10+2 ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, 10+2 ही हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। वो कह रहा है कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो डिजायरेबल है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं भी है, कोई सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चिंता मत कीजिएगा, 10+2 ही यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपने सिर्फ 10+2 करी है तब भी आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये डाउट आप अपने मन से निकाल दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ जो सबसे मुझे मतलब कि अच्छी नहीं लगी है कि भाई आपको सिलेबस जो है वो पूरा देना चाहिए। बट ये बात ये है कि कभी भी आप देखोगे, आप जेबीटी का देख लो पेपर, आप टीजीटी का देख लो, जितने भी आरसीए ने अभी तक पेपर निकाले हैं, सिलेबस तो बाद में ही आया है ना। इसका सिलेबस भी ऐसे ही होगा कि जब एग्ज़ाम होगा 1 महीने पहले सिलेबस आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला सिलेबस है, ठीक है, ये आपको आपका मिलेगा 1 महीने पहले का। तो एक्सपेक्टेड है कि जो एग्ज़ाम है वो लगभग 4 महीने के अंदर अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स लूप में हैं। जेबीटी का पेपर भी होना है, टीजीटी के भी कुछ पेपर्स अभी होने हैं। तो अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स ऑलरेडी एचपीआरसीए के लूप में हैं। तो ये वाला पेपर भी एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल तक तो जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि भाई एक बार सिलेबस आ जाए फिर तैयारी शुरू करते हैं। अगर अप्रैल को पेपर होगा तो सिलेबस मार्च महीने आएगा, यानी कि 30 डेज पहले। तो 30 दिन का ही गैप होता है, 15 दिन बाद फिर अपना एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, हम वेट तो नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम पहले सिलेबस का वेट करेंगे और उसके बाद चलेंगे। थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं, एक बार देखो तो सही कि लिखा क्या हुआ है, क्या कुछ हिडन डिटेल्स तो नहीं है इसमें। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, पहले सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये तो बड़ा सॉर्टेड सा लिखा हुआ है, जनरल नॉलेज लिखी हुई है, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जनरल नॉलेज को नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हम बात करें एचपीपीएससी की या फिर जो पहले एचपीएसएससी होता था, तो उनके लिए जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता था, जनरल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसा कुछ आता था। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश जीके, ऑब्वियसली एचपी जीके तो आएगा ही आएगा। करंट अफेयर्स हैं, ये भी हमें पता है क्या होता है। ठीक है, एवरीडे साइंस, यानी कि 10th लेवल पे जो आपकी साइंस होती है, जनरल साइंस जिसको हम कह सकते हैं, वो पार्ट रहेगा। रीजनिंग इंट्रोड्यूस करा गया है भाई, ये बिल्कुल नया है। इससे पहले जो जितने भी पटवारी के पेपर हुए हैं, चाहे वो 2015 का पेपर है, 17 का है या 19 का है, उसमें आपको रीजनिंग नहीं देखने को मिलेगी, है ना। वहाँ पे सिलेबस बिल्कुल सॉर्टेड था कि 25 नंबर मैथ के, 25 सवाल मैथ के आएंगे, 25 इंग्लिश के, 25 हिंदी के और 25 आपके जीके के सवाल बनते थे, है ना, जिसमें एचपी जीके, करंट अफेयर सब कुछ होता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, लॉजिकल रीजनिंग को इसमें इंट्रोड्यूस करा गया। फिर सोशल साइंस की बात करी गई, ये भी वही जीएस का ही पार्ट है, जिसमें आपका सिविक्स एंड सिविक्स के ऊपर या फिर आपका ईवीएस का जो है वो आ सकता है पार्ट। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, यानी कि जो सिलेबस पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, है ना, जिसकी वेटेज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब उस पूरे के पूरे सिलेबस को 35 नंबर में बांट दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो ऊपर लिखा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट स्लैश फील्ड अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। कि भाई फील्ड का जो सब्जेक्ट आपका 10+2 लेवल पे थे, ये जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये तो 10+2 थी, ये तो हमें पता चल गया। तो यानी कि 10+2 लेवल पे जो आपने पढ़ाई करी है, ठीक है, उसके सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब 10+2 लेवल पे हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब ये नहीं कहेंगे कि 10+2 लेवल पे क्या हमें नॉन मेडिकल वाला पार्ट आएगा या मेडिकल वाला आएगा या आर्ट्स वाला आएगा। अब कॉमन पार्ट देखो कि हम पढ़ते क्या क्या है। ठीक है ना। अब देखो साइंस तो ऑब्वियस सी बात है कि साइंस यहाँ पे मेंशन करी गई है, एवरीडे साइंस। तो आप मेडिकल और नॉन मेडिकल वाली साइंस तो नहीं पढ़ोगे, है ना। मतलब आप टीजीटी वाला लेवल तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, है ना, जहाँ आप कहोगे कि हम पीजीटी वाला लेवल आ जाएगा, वो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। 10+2 की बात करी गई है, साइंस अलग से लिखा है, यानी कि आपको जो साइंस आ सकती है इस वाले पार्ट में, वो 10th लेवल का हो सकता है कि कुछ आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, क्योंकि एवरीडे साइंस में ज़्यादातर हम बायो को ही मान के चलते हैं, लेकिन ऊपर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th लेवल पे पूछी जा सकती है। एक सब्जेक्ट जो पहले आता था पटवारी में, अब कहीं दिख नहीं रहा है, वो है मैथ। ठीक है, और अगर मैं मैथ की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं मैथ की, तो बच्चे मैथ 10th लेवल का आपको आएगा ही आएगा, क्योंकि 10th लेवल तक तो आपने मैथ यहाँ पे पढ़ा ही है, और मैथ पहले भी पूछा गया है और सिलेबस में इस बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब मुद्दा यह है कि इस मैथ में आपको क्या क्या मिलेगा। अगर मैं 10th लेवल के मैथ की बात करता हूं, तो उसमें अर्थमेटिक होता है जो 8th तक होता है, और 9th और 10th में हमने देखा होगा, अगर आप एनसीईआरटीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करोगे 7th 8th 9th और 10th की, तो उसमें आपको देखो 8th क्लास में आपको मिल जाएगी ज्योमेट्री, है ना, 9th क्लास में आपको अलजेब्रा का पार्ट आएगा, 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी, यानी कि एडवांस मैथ जो एसएससी वाला मैथ है।
तो मतलब इसमें आपको एक तो अर्थमेटिक भी पूछा जा सकता है और दूसरा आपको एडवांस मैथ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पहले भी सिलेबस की अगर बात करूं तो जो पहले भी सवाल पूछे जाते थे उसमें मेंसुरेशन होती थी, है ना, जिसमें हम एरिया निकालते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, वॉल्यूम निकालते थे, है ना, नंबर सिस्टम तो पहले भी होता था। तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के और अपना जो अलजेब्रा के सवाल है वो भी देखने को मिल जाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अभी ना जेबीटी का सिलेबस आया था, वो भी तो एचपीआरसीए ने दिया था ना। तो जो जेबीटी का सिलेबस था उसमें भी एडवांस मैथ को इंटीग्रेट किया गया है, उसी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज लिखी गई है जो टेंथ में, जो टेंथ का सिलेबस होता है ना, जो वो लैंग्वेज होती है ना, वही सेम लैंग्वेज लिखी गई है। उसी प्रकार से एक रेफरेंस मैं और लेना चाहूँगा, जो हमारा HPPSC उसका HES का पेपर निकालता है, उसमें सी सेट आता है कि नहीं, तो सी सेट में भी क्या लिखा होता है, 10th लेवल या 10+2 लेवल जो आपको मिलेगा, जो सी सेट का एप्टीट्यूड टेस्ट जो आएगा आपका, और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, अलजेब्रा भी होता है। तो रेफरेंस देखो आपकी पहले क्या आ रहा है। अब ये मत समझिएगा, ये कंपैरिजन मत करिएगा कि 2019 में क्या आया था। 19 वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है, 6 साल में तो पूरा बोर्ड ही चेंज हो गया ना, तो हर एक चीज़ बदलेगी। तो ये तो वैसे भी सरप्राइज करते ही हैं हमें, सिलेबस में हमेशा ही सरप्राइज किया है, चाहे वो पीजीटी का सिलेबस है, चाहे वो HPPSC ने ही दिया हो सिलेबस, टीजीटी का सिलेबस है, उसमें भी देखो कितना ऐड ऑन किया था, जेवीटी में भी ऐड ऑन कर दिया इस बार। तो इसमें भी आपको मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें 10+2 तक, तो हम और क्या क्या पढ़ते हैं। जर्नल स्टडीज देखो, ऐसा नहीं है कि 35 सवाल में सारा ही कवर हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर आपसे 120 सवाल पूछे जाएंगे टोटल, तो क्या उसमें 35 सवाल होंगे जो HPGK के होंगे, हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के होंगे, पॉलिटी के होंगे, है ना, साइंस के होंगे, इन्वायरमेंट के होंगे, हिंदी के होंगे, इंग्लिश के होंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कंप्यूटर के भी होंगे, इतना ऐसा नहीं होगा ना। तो फिर तो 2-2 3-3 सवाल ही आए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि ये जो सब्जेक्ट हैं जो हमने +2 तक पढ़े हैं, तो उसमें मुझे जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इसमें हिस्ट्री भी आएगी, और +1 में वर्ल्ड हिस्ट्री भी होती है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहेगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने यूपीएससी का लेवल पढ़ना है, या आपने HES का लेवल पढ़ना है, या NTA लाइट का लेवल पढ़ना है, बट हाँ सिलेबस का हिस्सा हो सकता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको इकोनॉमी देखने को मिल जाएगी, है ना, पॉलिटी देखने को मिल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि इस बार सिलेबस में आएगा ही आएगा, वो है हमारे पास ज्योग्राफी का पार्ट, जो पहले भी आता था ऐसा नहीं है, और ज्योग्राफी में खास करके एग्रीकल्चर का पार्ट, एग्रीकल्चर वाला पार्ट। अब मैं एग्रीकल्चर वाले पार्ट को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फील्ड वाले सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें एग्रीकल्चर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैंने आसपास की जो स्टेट्स हैं उनका भी पेपर एक बार एनालाइज किया, जो पटवारी के पेपर होते थे। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो पटवारी का पेपर होता था उसमें एग्रीकल्चर आता था, है कि नहीं। तो हो सकता है कि ये भी इस बार इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं हमें, जो हमने एक्सपेक्ट करा है। तो अब हमने ऐसा नहीं है कि हम वेट करेंगे कि हाँ भाई नोटिफिकेशन जब आएगी सिलेबस की तब पढ़ना शुरू करेंगे। हम जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसकी तैयारी तो हम पहले से ही शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि जब नोटिफिकेशन आए अगर उसमें कुछ ऐड ऑन हुआ, इनके अलावा कुछ ऐड ऑन हुआ, तो उन पर फोकस करें। तब तक अगले 2-2.5 महीने में ये सारा खत्म करें हम, है ना। तो यही हमारी अप्रोच रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम बस वही है कि मैथ रीजनिंग पढ़ लिया और वेट करते रहे सिलेबस का कब आएगा कब नहीं। हम जो कन्वेंशनल सिलेबस है यार, देखो +2 तक हम पढ़ते क्या है, यही चीज़ें तो पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा है ही क्या और इसमें, है ना। एक चीज़ जो एक्स्ट्रा हो सकती है मैं वो भी लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर, इसको हम भूल नहीं सकते। कंप्यूटर को क्यों नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अब उन्होंने इसेंशियल तो करा नहीं, और आजकल के टाइम पे अगर हम देखें तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको कंप्यूटर के भी सवाल आ जाए इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर भी इसका ही पार्ट होने वाला है। तो सिलेबस मैंने डिकोड कर दिया है, आई होप आपने देख लिया होगा अच्छे तरीके से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं आएगी या नहीं पूछेंगे, या फिर आपको लगता है कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा जो मैंने छोड़ दिया, तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मतलब मैं तो इस फेवर में भी हूँ काफ़ी हद तक कि हो सकता है कि इंग्लिश और हिंदी भी इसमें ऐड ऑन हो जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं मान नहीं सकता इस चीज़ को कि जितना कुछ इन्होंने लिखा है वो 35 नंबर का ही हो बस। ये चीज़ तो मानने में है ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि जहाँ पहले 50% लैंग्वेज आती थी, अब वहाँ पे अगर हम देखें तो लैंग्वेज का तो उन्होंने 15 से 20% कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है ना।
और अगर हम बात करें +2 लेवल तक तो हम हिंदी और इंग्लिश भी तो पढ़ते ही है ना, तो वो भी आपको ग्रामर के ऊपर आपको सवाल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। यानी कि सिलेबस जो है वो यही रहने वाला है। जो मैं पहले भी कहता था कि हो सकता है कि रीजनिंग आ जाए, जब नई नोटिफिकेशन है उसमें रीजनिंग भी ऐड ऑन हो सकती है, तो रीजनिंग ऐड ऑन हो चुकी है। उसी प्रकार से ये सारे सब्जेक्ट हैं जो फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, या फिर हमारे पास +2 तक के जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ जो एसोसिएटेड है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमने वेट नहीं करना है। 11 तारीख से हम बैच भी शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिटेल मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो बैच होने वाला है, हम लाइव बैच शुरू करेंगे। अगर आप कहीं ऐसे एरियाज़ में हो जहाँ पे आप ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हो, तो ऑनलाइन बैच हमारे पास रहेगा। लाइव बैच होगा 4 से 8 बजे तक हमारी क्लासेस रहेंगी, 4 घंटे की क्लासेस रहेंगी। 11 दिसंबर को बैच हम शुरू कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में फ्री डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी हम पिछले 2-2.5 साल से पटवारी के लिए ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने ये सारा कुछ ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, तो आप भी अब लेट मत करिएगा। ठीक है, तैयारी को शुरू कीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप हमसे पढ़े हुए हैं, हमारा ऑलरेडी आपने ओल्ड बैचेस लिए हुए हैं, तो आप इस लाइव बैच के लिए फ्री में अवेल कर सकते हो। ठीक है, हम आपको फ्री में भी ये बैच देंगे। जितने भी आप स्टूडेंट हो, आप सबको ही इसका एक्सेस जो है वो फ्री में मिलेगा। बिल्कुल, आप इस लाइव क्लासेस को देख सकते हो। इन्हीं लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी इस बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उस पर क्लिक कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्द एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं पूरा बैच आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप सारा कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है एग्जाम का, और सिलेबस क्या हो सकता है वो सारा का सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और तैयारी कैसे करनी है उसके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो ज़रूर मैं आपके लिए लेके आऊँगा, वेट करिएगा उसके लिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप क्लासेस में। क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, 11 तारीख से बैच हम शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप बैच को ज्वाइन करते हो, साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो हमारा पेड ग्रुप्स का होता है, पेड बच्चों के लिए होता है, ताकि मैं आपको पूरा एक स्ट्रैटेजी प्लान बना के दे दूं कि किस तरीके से आपने तैयारी को करना है। क्योंकि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ना होता है, हर किसी की अलग डिमांड होती है, तो आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान भी बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके सभी दोस्त जिन्होंने +2 करी है और वो पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि 4 महीने में, 3-4 महीने में आराम से इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।